दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म विमर्श पर। आज हम चर्चा करेंगे आम चुनाव 2024 के परिणामों पर। कल मतगणना शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले मैंने ये बात कही थी कि जो एग्जिट पोल हैं अप्रत्याशित हैं, जमीन पर कुछ और देखने को मिला है और जो वोटिंग एक ट्रेंड है उससे कुछ और लग रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। उलटफेर हुआ और मोदी जी की नैया बीज भंवर में फंसते फंसते रह गई। यूँ कहें तो मोदी जी ने बैसाखियों के सहारे उस नैया को पार किया। अब वो क्या बैसाखियाँ थी? तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और जेडीयू, सब पर चर्चा करेंगे। क्या थे कारण भाजपा की इस फीकी सी जीत के, और यूपी और पश्चिमी बंगाल में भाजपा की जो करारी है अरवी उसके। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विमर्श को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं हूं सुमित सिसोदिया और जैसा कि आप जानते हैं हम देख रहे हैं विमर्श द डिस्कशन। तो सबसे पहले आपके सामने टैली रख देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव 2024 के परिणामों के अनुसार 240 सीटें मिली हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का दल है कांग्रेस, जिसने लगभग अपनी सीटें दोगुनी की हैं, 99 सीटें उसको मिली हैं। इसके बाद सपा आती है, जिसने 7 गुना से ज़्यादा अपनी सीटें 2019 के मुकाबले बढ़ाई हैं। 2019 में 5 सीटें सपा के पास थी, अब उसके पास 37 सीटें हैं। चौथा जो बड़ा दल है वो है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए, सारे राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। फिर डीएमके और टीडीपी एंड जेडीयू का नंबर आता है। इस बात से एक बात तो स्पष्ट है टैली से कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लॉस उठाना पड़ा है। उससे भी बड़ा जो लॉस मायनों में है, आंकड़ों से ज़्यादा, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का किला उत्तर प्रदेश, जो पिछले 2014 के बाद से ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना हुआ था, वो ढह गया है, बिखर गया है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का किला। तो यहाँ पर जो है, जो इसके मुख्य कारण रहे हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला जो मुख्य कारण रहा है, कभी भी इंसान को अपनी कमीज का वो धागा नहीं खींचना चाहिए जिससे उसकी कमीज बुनी हुई हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर्स के साथ बहुत बड़ा छल किया था। उसका कोर वोटर था राजपूत, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पूरे के पूरे यूपी बेल्ट में। तो राजपूत ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट करते थे। मैं खुद उस समुदाय से आता हूँ तो मुझे पता है कि कितनी पीड़ा होती थी कि आरएसएस के इशारे पर मिहिर भोज को गुजर बना दिया, पृथ्वीराज चौहान के गुजर के बोर्ड लगे। ऐसे में राजपूतों का, जो कि स्वाभिमानी राजपूत थे, उनका बीजेपी को वोट देना किसी भी हाल में संभव नहीं था। खुद मैं अपने गांव की एक परिंडी आपको बताता हूँ कि मेरे गांव में लगभग 1100 वोट राजपूतों के हैं, अदर कास्ट के लगभग 200 या 250 वोट हैं। उसमें जो बात, जब पोलिंग हुई हमेशा लाइन लगती देखी थी, लेकिन इस बार लाइन नहीं लगी थी मेरे यहाँ। सबसे बड़ी बात कि उन 1100 राजपूत वोटों में से मात्र 500 या 600 लोग ही वोट करने गए। उसमें से भी पहली बार मैंने हाथ के निशान, यानी कि जो कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस का कैंडिडेट था यहाँ पर, उसको मैंने वोट पड़ता हुआ देखा और लगभग 15% वोट राजपूतों के वैलिड वोट उस कैंडिडेट को पड़े। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भाजपा का जो बेस वोट है अमरोहा जैसी जगह में, जहाँ पर गुज्जरों के खिलाफ आंदोलन का कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन इस बात से ही पर्याप्त नाराजगी थी कि कैसे एक अनुपयुक्त गुज्जर कैंडिडेट को बार बार हम पर थोपा जा रहा है। दूसरी बात, इस बात पे नाराजगी थी कि किस तरीके से राजपूतों को टिकट ही नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। मुरादाबाद की सीट दी गई पड़ोस की, वो भी हारने वाली सीट थी। कुंवर सर्वेश सिंह के बारे में सबको पता था कि वो 5 वर्ष नहीं पूरे कर पाएंगे और वो अगले दिन ही स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मंशा के प्रति राजपूत समाज एकजुट हो रहा था, और ये अमरोहा जैसी जगह में हुआ तो सोचिए सहारनपुर जैसी और मुजफ्फरनगर जैसी जगहों में क्या होता, जहाँ पर ये आंदोलन का गढ़ रहे क्षेत्र। राजस्थान जैसी जगह में क्या होता, जहाँ पे लोगों को समझ में आ गया था कि ये हमारे किस तरीके टिकट काटे जा रहे हैं। दूसरा कारण सबसे बड़ा रहा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, वो थी जाट कम्युनिटी। जाटों को भाजपा ने राजस्थान हो, वेस्टर्न यूपी हो, भर भर कर टिकट दिए, लेकिन जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं किया।
जाट बीजेपी के एजेंडे में कभी नहीं फंसते। जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं किया और सब जाट बीजेपी का फ़ायदा खूब उठा लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। तो जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और अदर कास्टों ने इस वजह से वोट नहीं किया कि बीजेपी जाटों को ज़्यादा प्रेशर दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की असफलता के ये दो कारण हैं। तीसरा कारण अग्निवीर मुद्दा। अग्निवीर मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो युवा बम्पर वोट करते थे ये समझकर कि हिंदुत्व की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, जब अग्निवीर की लात उनके पेट पर लगी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ खींच लिया। आप देखिए राजस्थान जैसी जगह जहाँ पर लोगों का पहला प्रेम देश की रक्षा करना होता है सीमाओं पर जाकर, प्रत्येक समाज के लोगों का। हरियाणा में कितने लोग सेना में जाते हैं, पंजाब में कितने लोग सेना में जाते हैं, यूपी, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, हर जगह से कितनी बड़ी पराजय उनको देखने को मिली है क्योंकि लोगों ने वोट नहीं किए। जिसके भी पेट पे लात लगेगी वो वोट नहीं करेगा। उसका अगला कारण जो है, चौथा कारण, भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव हो गया था। नैरेटिव से लगने लगा था कि उद्योगपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। विपक्ष के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे लेकिन फैक्ट एंड अफवाह इन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा घालमेल किया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति था, जिसका उद्योगपतियों से कोई विरोध नहीं था, उसके मन में ये बात घर कर गई कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उद्योगपतियों से साठगांठ है और ऐसे में हमारे हितों की बलि दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वो कोर वोट लामबंद हुआ जो मायावती का वोट था और इसके अलावा ओबीसी का वोट था। उनके मन में एक बात घर कर गई कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम आम आदमी की पार्टी तो नहीं है। ऐसे में उन लोगों ने सपा और कांग्रेस के विकल्प को ज़्यादा बेहतर समझा वोटिंग के लिहाज से। पांचवा मुद्दा स्वयं योगी आदित्यनाथ जी रहे। मैंने बहुत सारे अपने कम्युनिटी के लोगों में बात की थी, सब एक पथ थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर प्रचंड बहुमत से आती है तो योगी जी मुख्यमंत्री ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे और ये सब एक व्यक्ति के कारण होगा, वो था अमित शाह। अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस तरीके से टिकटों का ताना बाना रचा कि सबको समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ एक ट्रैप किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को ना तो टिकटों में भागीदारी थी, टिकट वितरण में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, कैंडिडेट के सिलेक्शन में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। उससे भी बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करने वाले ग्रुप के टिकट काटे जा रहे थे, धड़ाधड़ काटे जा रहे थे, उनमें से टिकट ही नहीं दिए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खासकर पूर्वांचल में जो वेव देखने को मिली, उस वेव का सबसे बड़ा असर था कि जितने भी बाहुबली राजपूत हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट करते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ की वजह से। और योगी आदित्यनाथ जी की हटने की जो अफवाह या फिर सच्ची खबर थी, उस खबर ने बहुत ही ज़्यादा निगेटिव ट्रेंड सेट किया और भारतीय जनता पार्टी के अक्ल ठिकाने लगाने वाली बात लोगों के मन में पैदा कर दी। इसके अलावा किसान आंदोलन और भी बहुत सी चीज़ों का, और सबसे बड़ी बात महंगाई। आदमी भगवान राम का नाम लेता है। राम मंदिर का मुद्दा फेल नहीं हुआ है, मैं ये मानता हूँ। राम मंदिर के मुद्दे की वजह से ही भाजपा की थोड़ी बहुत लाज बची है, इसी वजह से बची है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी होगी, लोग राम राम तो करते हैं लेकिन राम राम करने के बाद खाना भी खाते हैं। आप हर चीज़ की महंगाई देख लीजिए कितनी बड़ी थी। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो 80 करोड़ लोग 200 रुपये किलो की दाल भी लेते हैं। 80 करोड़ क्या 100 करोड़ मिडिल क्लास भी लेता है। ऐसे में वो आपको साधुवाद कैसे दे सकते थे? वो हर चीज़ की महंगाई देखिए, आप कोई भी एक ऐसी चीज़ जो सस्ती हो, आप बाइक देखिए, आप पिछले कुछ समय में बाइक जहाँ 40-50 हज़ार रुपये की आ जाती थी, आज 1-1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है। मध्यम वर्ग उसे ही खरीदता है, बड़ी बड़ी एसयूवीज़ नहीं खरीदता। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की हार में कॉकटेल का काम किया है। इन 7-8 पॉइंट्स हैं। महाराष्ट्र के अपने अलग मुद्दे थे, जब लोगों को लगता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी आमजन पसंद नहीं करता जो दूसरे के घर में ज़्यादा तोड़फोड़ करने की कोशिश करे या उसके घर के सदस्यों में अलगाव पैदा करने की कोशिश करे। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों का सीधा सा जवाब था भारतीय जनता पार्टी को कि आप ये जो बार बार कोशिश करते हो, कभी आपने एनसीपी तोड़ ली, कभी आपने उद्धव ठाकरे तोड़ लिए। तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, अगर किसी लकीर को आपको छोटा करना है, आप उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच लीजिए, सिंपल सा नियम है। लेकिन अमित शाह जी ने एक दूसरा नियम निकाला कि दूसरी लकीर को बीच में तोड़ लो और अपनी साइड मिला लो।
महाराष्ट्र की जनता ने इस बात का जवाब अमित शाह जी को दिया है। और सबसे बड़ी बात, चेहरे का घमंड, हम फैसला वापस नहीं लेंगे। ये जो होता है ना लोकतंत्र में, जनता को अखरता नहीं है। लोकतंत्र में जनता एक बात जानती है कि मालिक वही है, ये जो मुखौटा लगाए बैठे हैं प्रशासक भी। तो ऐसे में मोदी जी का जो घमंड था, किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे, किसान मर रहे हैं, सब कुछ है, कितनी हास्यास्पद था वो समय जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वार यानी दिल्ली के द्वार किसान धरना दे रहे थे, प्रधानमंत्री जाकर मध्य प्रदेश के किसानों से चर्चा कर रहे थे। उसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा तो मैंने गिनाया ही, और उस पर भी फैसला वापस ना लेना। कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई, कितने लोगों को सपना होता था पहले नौकरी लगेगी, फिर 4 साल के लिए। अगर मोदी जी के सामने ऐसी कोई शर्त रखी जाए कि वो मंत्री बनेंगे पहले 6 महीने के लिए 5 साल में, अगर उनका काम अच्छा लगा देन वो आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इन लोगों को स्वीकार होगी शर्त, इन लोगों को कभी स्वीकार नहीं होगी। तो ये कुछ मुद्दे थे। और पश्चिमी बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति को नकारा जिस राजनीति में सुशासन नहीं आता बल्कि सिर्फ राम नाम आता है। आप किसी भी दल को ये बात समझनी होगी, ईश्वर के भरोसे या फिर धर्म के भरोसे आप सिर्फ चुनाव में जाएंगे तो आपकी पिटाई ही होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहिए उड़ीसा जैसे स्टेट का, जहां पर उड़ीसा ने भर की सीटें दी भारतीय जनता पार्टी को। बीजेडी के खिलाफ रिसेंटमेंट रहा, या फिर नवीन पटनायक जी जो थे उनके रिटायरमेंट की बातें रही कि वो ये वाला टर्म पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 240 की टैली तक पहुंची। 240 अब वो कम से कम बैसाखियों के सहारे तो कोशिश करेगी, हालांकि कब कुछ बैसाखियाँ कुछ ज़्यादा ही भंगुर होती हैं, जैसे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश तो सबके हैं, सब जानते हैं नीतीश सबके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्या फैसला ले लें, कब ले लें, कुछ पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल पूरे करेगी, कुछ पता नहीं, क्योंकि इस यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी ने हमेशा, चाहे गुजरात हो या देश की सरकार हो, फुल फ्लेज चलाई है, पूर्ण बहुमत से चलाई है। उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने का कोई खास अनुभव नहीं है। और साथ ही गठबंधन की सरकारों के साथ, गठबंधन के दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के इन 2 शीर्ष नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे। जिस भी दल के साथ इनका गठबंधन रहा उसे उन्होंने बीच में से तोड़ लिया। तो ऐसे में कितने दिन तक ये सरकार चलती है बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एक बात है, भारतीय लोकतंत्र के लिए जो सबसे अच्छी बात कही जा सकती है वो कही जा सकती है कि चेक पॉइंट, सरकार को पता लगा कि जनता के पास एक चेक पॉइंट है, आप निरंकुश नहीं हो सकते, आप निरंकुश होने का अधिकार नहीं रख सकते। आप अगर थोड़े भी निरंकुश होते हो तो जनता आपको कान पकड़ कर बैठा देगी, फिर से बैठा देगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और ये कुछ नताइज थे भारतीय जनता पार्टी की जो फीकी सी हार है लोकसभा इलेक्शन 2024 में, उस पर। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और इशू के साथ जल्दी। धन्यवाद।